गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये लाइट का रिसोर्स है, इसके पास में हम एक निकोल प्रिज्म रखेंगे। निकोल प्रिज्म रखेंगे तो क्या होगा कि इससे जो लाइट का प्लेन होगा एक ही प्लेन पे हो जाएगी सारी लाइट की वाइब्रेशंस। तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पास में हम एक सॉल्यूशन रख रहे हैं। तो अगर ये सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा है तो इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवियर रोटेटरी। आपको पता है प्लस फॉर्म माइनस फॉर्म, ये आप पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना पढ़ चुके हैं। अब जो ये इसमें कहते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात, थोड़ा इसको लिंक करके करते हैं। आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो तरह की फॉर्म पढ़ी थी, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। तो जनरली आप देखेंगे जो ट्रांसफॉर्म होती है वो जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको दे नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको देगी तो उसका मेन चीज़ क्या होगी, एक तो होगा सेम एटम लिंकेज इसमें होती है। दूसरा उनका केमिकल फार्मूला सेम केमिकल फार्मूला भी होता है। ठीक है, जैसे ये सी है, इसमें डी बी ई ए लगा है, तो ये सी है, ये ई हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये डी हो जाएगा और ये बी। तो ये क्या होती हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कहेंगे हम कि सेट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो सेट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स है डिफर in that if I had plain polarized light, ये ठीक है। अब क्या होता है, इसको समझना है आपने कि जब इसमें हम बात कर रहे हैं मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज में ये होता है, इसको ये समझना है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होती हैं, देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगी, आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन अनदर, एक दूसरे के ऊपर ही सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगी। तो ऐसी मिरर इमेज को कहते हैं इनैंशियोमर्स। दीज आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। ये सब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी है। और जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, द मॉलिक्यूल्स और आयन, ये जो मॉलिक्यूल्स और आयन होते हैं, क्या कहते हैं, दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आर कॉल्ड चिरल। जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे उन्हें हम क्या कहते हैं, चिरल कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो होते हैं, ये दो तरह की फॉर्म बनाते हैं, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। ये प्लस फॉर्म माइनस फॉर्म, या इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो और इसको बोलते हैं लीवियो, लीवियो। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक बात इसमें यहाँ पर समझनी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जनरली वो नहीं देंगे, कौन, देखिए जो ये मतलब स्क्वायर प्लैनेट ज्योमेट्री जिनकी होती है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 होगा, ये भी नहीं शो करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है लेकिन टेट्राहेड्रल है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, लेकिन ये ऑप्टिकली आपस में ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या होगा कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओनली इफ़ देयर आर मिरर इमेजेस दैट आर नॉट सुपर इम्पोज, ऐसी मिरर इमेज जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती है, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर ये बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपसे कि क्या, इफ़ देयर आर मिरर इमेजेस दैट ओनली आर नॉट सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैन नॉट हैव, देखिए जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उनके लिए ये बात है कि कैन नॉट हैव, नंबर 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक तो क्या नहीं होनी चाहिए इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ध्यान है, समझ गए। दूसरा पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं होना चाहिए। और तीसरा एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए, एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। और जिनमें ये तीनों चीज़ नहीं होती है उसे हम कहते हैं कायरल या चिरल। इसमें यानी कि किलिटी है या चिरलिटी है इसमें,
वही ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं आपस में वो ये 3 चीज़ नहीं दिखाएंगे, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, तीसरा एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है देखिए, इससे आपको समझना है था, हमने पढ़ा था MA6 n+- ये हो या MA5B टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसके बाद आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो जैसे ये दोनों 6 वाले तो नहीं दे रहे हैं, इनके अलावा कौन देंगे, जैसे MA4B2 ये n+- ये देंगे। अब इसमें भी इसकी दो फॉर्म बनती थी ज्योमेट्रिकल में, आपने देखा था, एक तो सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनती थी। तो जो इसकी ट्रांसफॉर्म होती, देखिए ध्यान देना है, एक तो क्या था सिस फॉर्म, दूसरी थी ट्रांसफॉर्म। जो ट्रांसफॉर्म होती है ये क्या होती है, सुपर इम्पोज, जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। मतलब ट्रांसफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, जो जैसे हमने उसके क्या था वो MA4B2 n+- जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उसकी जो दो फॉर्म होती है, एक सिस फॉर्म ज्योमेट्रिक आइसोमर, एक ट्रांसफॉर्म। तो जो ट्रांसफॉर्म है, अगर हम ट्रांसफॉर्म की मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज एक दूसरे पे क्या हो जाएगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी। अब सुपर इम्पोज हो जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी। फिर अगर वो सुपर इम्पोज हो जा रही है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी। अच्छा, जो सिस फॉर्म होती है, सिस फॉर्म क्या होगी, सुपर इम्पोज नहीं होगी सिस फॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म तो सुपर इम्पोज जा रही, सिस फॉर्म सुपर इम्पोज नहीं हो रही। सुपर इम्पोज नहीं हो तो ये अपने ऑप्टिकल आइसोमर देगी, लेकिन इसके जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, उसके लिए हमें देखना होगा चिलिनिटी या प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक हो गया, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्केल हो गया। अब इसके लिए तो आपने समझना है, एक इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें एक और चीज़ बात होती है, अगर हम इसमें यूनिडेंटेड लिगेंड लेंगे तो उसमें जो सिस फॉर्म थी, उस सिस फॉर्म का जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा बल्कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर इसकी जगह पे हम मोनोडेंटेड की जगह पर बाइडेंटेड लिगेंड ले लें, जैसे MAA2B2 इस टाइप का लिगेंड ले लें n+-, इसको बनाने का स्टाइल देखिएगा बड़ा सही तरह से। जैसे आपने ये दो क्रॉस लगा लिए ऐसे, ये जो लाइन है ये एक डाइडेंटेड लिगेंड को दिखा रही है, और ये जो लाइन है ये डाइडेंटेड लिगेंड को ऐसे दिखा रही है। फिर आप इसको ऐसे बना दीजिए, दो आइटम ये है। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, अब इस ट्रांसफॉर्म की जब अपोजिट हो जाता है ना, ट्रांसफॉर्म है। अब इसका आप देखेंगे मिरर इमेज ऐसी बननी है, ये जैसे ये है ऐसी बननी है, AA बनी। अब आप इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर या इसको उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसलिए ट्रांसफॉर्म हम कह रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये ट्रांस आइसोमर बता तो लिखेंगे द ट्रांस आइसोमर्स ऑफ, क्या किसका था फॉर्मूला, MAA2B2 n+- विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या है, ये इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। किस कारण से, समझ गए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या हो जा रही है, सुपर इम्पोज हो जा रही है। समझ गया। अब इसकी जगह पे हम लें सिस फॉर्म, ये सॉरी ये इसको सिस नहीं है, ये कौन सी फॉर्म है हमारी, ट्रांस। ठीक है, अब हम लेंगे सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होगा देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, ये था, जैसे इसको ये कर दिया और आपने ये किया, ये दो आइटम ये हो गए। समझ में आ गया। इसका देंगे मिरर इमेज लेना चाहेंगे तो मिरर इसकी कैसे बनेगी, ये है, ये वाला तो ऐसे बन जाएगा, ये लेंगे और ये वाला ऐसे बन जाएगा, ये दो आइटम ये है। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनी, और इसको उठा के आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगी। क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव। तो द मिरर इमेज, इसमें लिखेंगे द मिरर
images is non superimposable with the original configuration। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का टॉपिक था। ठीक हो गया, तो यहाँ पर कोई आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हुई, ख़त्म हो गई। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होना है वो होना है वार्नर्स थ्योरी। ठीक है, तो वार्नर्स थ्योरी का क्या है, देखिए वार्नर्स थ्योरी के लिए एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वार्नर। क्या नाम था उनका, अल्फ्रेड वार्नर। तो अल्फ्रेड वार्नर ने क्या करा कि एक प्रयोग किया, एक प्रैक्टिकल करा उन्होंने। देखिए क्या प्रैक्टिकल करा, इसको समझिए आप। उन्होंने एक कंपाउंड लिया COCl3.NNS3, ये स्मॉल n नंबर है, NNS3। इसकी रिएक्शन उन्होंने कराई AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से। जब सिल्वर नाइट्रेट से इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बना, MAgCl सिल्वर क्लोराइड बन गया, प्लस एक कंपाउंड बन गया COCl2.NO3 का X.NNS3। और इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा कैसे। एक इस सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5, ये कंपाउंड्स ले लिया ऐसे ही। ये नंबर इसको देखिए जरा, किससे करूँगा, ये है नंबर ऑफ क्लोराइड्स आयन प्रेसिपिटेटेड बाय AgNO3, ये है मोलर कंडक्टिविटी, और ये क्रायोस्कोपिक स्टडी। तो जब इनका करा तो इनके क्लोराइड्स आयन, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट जो AgNO3 में प्रेसिपिटेट हो गए, ये AgCl बनाने वाले आयन्स जो है ये थे इसमें 3, पहले वाले में इसमें 3 2 1 1। ठीक है, और ऐसे ही इस पर मोलर कंडक्टिविटी का चार्ज देखें 6, ये चार्ज है CHARGES। ठीक है, इस पर 6, इस पर 4, इस पर 2, अभी दिखाऊंगा उसको कैसे, इसमें 2। ऐसे इस पर क्रायोस्कोपिक स्टडी में 4 चार्ज, ये भी चार्ज है, हाँ ये चार्ज है क्रायोस्कोपिक स्टडी में, ये है मोलर कंडक्टिविटी में 4 3 2 4 4 3 2 2, ये चार्जेस हो गया। अब इसमें इससे हमें एक बात समझ नहीं आनी कि भाई इसमें जो सारा खेल होता है वो होता है सेंट्रल मेटल का, जिसका सेंट्रल मेटल का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर को हम सेंट्रल मेटल की बात करें, यहाँ पर को जो सेंट्रल मेटल है वो क्या है, बेसिकली कोबाल्ट है। ठीक है, सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट। तो अब ये जो सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, इसकी दो तरह की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, क्या वैलेंसी होती है, प्राइमरी, और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी हो गई और दूसरी क्या हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। समझ में आ गया, ये पूरा दिख गया आपको। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, प्राइमरी वैलेंसी को समझते हैं। पहला क्या है, प्राइमरी वैलेंसी को दिखाते हैं जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये A है, ये B है, इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, ये बॉन्ड बना, तो इसकी वैलेंसी भी हो गई 2A की, और B की वैलेंसी भी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब इसको ऐसे समझना है, जैसे मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई मेटल है M, इसमें ये N पॉजिटिव चार्ज है। अब इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, जितना मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल आयन पे, उसको न्यूट्रल करने के उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, Ne1 नेगेटिव, तब जाके क्या हो जाएगा, ये मेटल फॉर्म हो जाएगा। क्या मतलब, सीधी सीधी भाषा में इसको अगर बोल रहे हैं कि किसी मेटल आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमें नीड है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है। तो इसमें पूरे में घुमा फिरा के जो ये स्मॉल n है, ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्राइमरी वैलेंसी समझ गए ना। और इसलिए ये ध्यान देना, इसको स्ट्रक्चर में दिखाएंगे प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से। दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी,
DARY, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को समझना है हमने, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? ये सेकेंडरी वैलेंसी है, द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी कंपाउंड उसको इक्वल है, एंड इज फिक्स फॉर अ मेटल। एक्चुअली द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। देखो जब हम उस कंपाउंड को तोड़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को, तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और एक काउंटर आयन का आयन अलग हो जाएगा। तो जो उसके अंदर लिगेंड्स होता है वो आयंस में नहीं टूटता ना, तो इसलिए इसको कह रहे हैं नॉन आयोडाइजेबल वैलेंसी बोल रहे हैं, समझ गए। दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और निगेटिव आयन। अब आपने समझना है जो लिगेंड्स होते हैं, आपने पढ़े हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लिगेंड भी होते थे, जैसे आपका NH3H2O, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इसके नंबर से ही पता चल सकता है। या जैसे कहीं पर CN निगेटिव किसी ग्रुप पे CO3 2 निगेटिव ग्रुप का चार्ज है, इससे पता चल सकता है। इसके अलावा आपको X निगेटिव और O2 निगेटिव, इससे पता चल सकता है किसका? सेकेंडरी वैलेंसी का। समझ आ गया? ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर को बना के समझना है आपने, कैसे इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है COCl3, पहला इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं COCl3.6NH3, इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को हमें समझना है। देखिए ये कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल है। कितने Cl हैं? 3 Cl हैं। तो ये डॉटेड लाइन से दिखाना है, हाँ, ऐसे एक, ये 3 Cl दिखा दीजिए ऐसे, ठीक हो गया। अब NH3 कितनी लगी है इसमें? अब ऐसे ही NH3 जोड़ दो इसमें। कितनी NH3 है? ये है, इसको करिए 5 NH3 वाला बनाइए पहले, 5 NH3। एक NH3 यहाँ लग लीजिए, एक NH3 यहाँ लगा दीजिए, 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 ये ठीक है। और इसमें ये, अब ध्यान दीजिए इसमें जो ये वाली Cl है, इसमें डॉटेड लाइन भी है और डायरेक्ट लाइन भी है रेड वाली। इसका मतलब ये क्या है? ये वाला Cl तो जो है ये दो तरह की उसको सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गए? समझ गए। और जो ये खाली है, ये जिनमें खाली रेड पूरा है, ये सेकेंडरी को कर रहे हैं। और जिसमें क्या है नॉर्मल Cl है, ये किसको कर रहे हैं? प्राइमरी को कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो लिखेंगे, इसको समझ गए कैसे? COCl2 ऐसे 5 NH3 और एक Cl को बाहर, समझ गए ना? अच्छा, अब ऐसे ही इस स्ट्रक्चर के लिखते हैं, जैसे COCl3.6NH3, जो चार्ज लिख रहे थे उसको भी समझना आपने, जो चार्ज वाला चक्कर लिख रहे थे। देखिए इसमें क्या है, जैसे CO जो है आपका, ये इसमें CO कोबाल्ट, ये 3 पॉजिटिव, 3 Cl 1 निगेटिव का चार्ज होता है Cl पे, और 6 NH3 इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अब जो इसमें CO है, ये तो आपको इसको समझना है, ये है सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, ठीक है। ये Cl निगेटिव जो है, ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई किसको कर रहा है? प्राइमरी ऑब्लिक सेकेंडरी वैलेंसी को, प्राइमरी को भी कर रहा है और सेकेंडरी को भी कर रहा है। और ये केवल NH3 कर रहा है सेटिस्फाई, सेटिस्फाई किसको? सेकेंडरी वैलेंसी को। आगे बात समझे? ठीक है। तो Cl तो क्या कर रहा है, क्योंकि ये Cl में एक हमने बाहर लिख दिया था, देखो ये काउंटर आयन वाला है ना, तो एक तो क्या कर रहा है? दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी को, और बाकी क्या कर रहे हैं? प्राइमरी को कर रहे हैं। और अमोनिया जो है किसको सेटिस्फाई कर रहा है? सेकेंडरी को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? देखिए इसके बाद हम ये कंपाउंड्स दे रखे, अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड्स हैं, और इसके नंबर, किस कंपाउंड में नंबर ऑफ आयनाइजेबल क्लोराइड आयन, कौन आयनाइजेबल है कौन आयनाइजेबल नहीं है। जैसे देखो COCl3.6NH3 लिखेंगे
तो इसमें कोई भी आयनाइजेबल, इसमें जो आयनाइजेबल Cl है वो कितने हुए, 3 हो गए। इस पर अगर COCl3.5 लिखेंगे तो इस पर 2 ही होंगी, क्योंकि एक NH3 अंदर बाहर चेंज हो गया, समझिए। COCl3.4 करेंगे तो इसमें आयनाइजेबल क्या होगा, 1 होगी। अगर COCl3.23 करेंगे इसमें आयनाइजेबल क्लोराइड नील है, समझ गए, ठीक है। अब इनके फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन को आपने समझना है फटाफट। फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन एक एक बता रहा हूँ, बाकी आप देख लेंगे। जैसे था COCl3 6.NH3 ना, तो ये CO लिखिए, इसमें ऐसे NH3 जोड़ दीजिए रेड से, ये NH3 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 और NH3 जोड़ा। अब 3 Cl है, 3 Cl को कैसे जोड़ लेंगे, जैसे ऐसे जोड़ लीजिए, इसमें डॉटेड से 1 Cl, डॉटेड से 1 Cl, डॉटेड से 1 Cl। तो इसमें समझ में आ गया। इसमें क्या है, जो प्राइमरी आयनाइजेबल वैलेंसी कौन सी, 3 क्लोराइड आयन दिख रहे हैं आपको डॉटेड लाइन से, ये आयनाइजेबल है, ठीक है। ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इसमें कितने हो गए, 3 हो गए, और वो 6 उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें 3 हो गए, ये आपने देखा था। और ये किसका फॉर्मूला हो गया, COCl3.6NH3 का, जो हमने यहाँ लिखा है। ऐसे अगले का COCl3.5NH3 का, ये CO लेंगे, ठीक है, एक NH3, 2 NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3 और पांचवा NH3। ये सब NH3 लग गए NH3। अब क्योंकि डायरेक्ट लाइन से लगे हैं तो क्या है, सेकेंडरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर एक Cl, एक Cl और एक Cl। लेकिन इसमें जो ये है, इस Cl का ये वाले Cl को हमने डायरेक्ट लाइन भी और डॉटेड लाइन भी, यानी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये दोनों प्राइमरी को कर रहे हैं। कितने हो गए इसमें, 2, इसलिए 2 आ गया आयनाइजेबल आयन, समझ में आ गया। ऐसे ही इस पे कर देखिए, किस पे, COCl 2 Cl लगा दीजिए, NH3 NH3 और NH3, और ये Cl को डॉटेड लाइन से भी जोड़ दीजिए दोनों को, ठीक है। और एक Cl को ऐसे। तो अब इसमें कितनी हो गई, 1, जो खाली डॉटेड से वो ये वाली है बस 1। तो इस तरह से इसलिए फॉर्मूला ये आप लिखे हैं, तो ये वाला हो गया COCl3.4NH3 का। ऐसे ही COCl3.23NH3 का करेंगे तो 23NH3 वाले में क्या होगा, तीनों Cl में दोनों लाइन होंगी, समझ आ गया ना, समझ आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी स्ट्रक्चर में क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ठीक है भैया, आगे बात समझे। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कि जो ये वार्नर्स थ्योरी आपने पढ़ी, इसके मेन पोस्टुलेट क्या है, ये वार्नर थ्योरी की, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से सुनना है आपने, ठीक है। पहला मेन पोस्टुलेट्स क्या है, पहला पॉइंट, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल्स, जो मेटल होती है सेंटीमीटर, सो दैट 2 टाइप ऑफ लिंकेज, यानी 2 तरह की वैलेंसी दिखा रही है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, इसको आप समझ चुके हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल, सामान्यतः क्या होती है, आयनाइजेबल होती है, कुछ कुछ में कभी वो वाला चेंज आया है, जहाँ पर डॉट और वाला दोनों है, आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट है, द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल, दीज आर सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, जनरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल से और नेगेटिव आयन से क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स ही होते हैं ना, एंड इज फिक्स फॉर अ मेटल, नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं लेकिन किसके लिए, यूनिडेंटेट के लिए। अगर बाइडेंटेट और वो ट्राइडेंटेट होगा तो फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू उसकी डेंसिटी लगाते हैं। चौथा इसमें पॉइंट है, द आयन ऑब्लिक ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशल अरेंजमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये क्या था, ये वार्नर्स थ्योरी के पोस्टुलेट थे। अब कुछ लिमिटेशंस थी वार्नर्स थ्योरी की, वो क्या थी, 3 पॉइंट पे इसको समझना है, लिमिटेशंस ऑफ वार्नर्स थ्योरी। पहला पॉइंट है, डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट पोसेस
द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट ही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, सारे एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। इस बात को वार्नर एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ये एक लिमिटेशन थी इसकी। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द वाई द बॉन्ड्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तीसरा, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन वाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो जब ये इसकी लिमिटेशन थी, ये वार्नर थ्योरी सब पे अप्लाई नहीं हो पाई, तो इसको दूर करने के लिए, इन चीज़ों को दूर करने के लिए ये 4 थ्योरी चलती हैं। कौन सी? ये 4 थ्योरी हमारी चलती हैं। पहली इसको बोलते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो अब इसके बाद आप इसमें यही पढ़ेंगे VBT। इसे बोलते हैं वैलेंस, VAL, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा होती है CFT, इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तीसरा होती है MOT, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और चौथी होती है LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। इसके बोलते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये दो आपके सिलेबस पे चलते हैं, ये आगे की आपके सिलेबस पे नहीं चलता है। ठीक है।